एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड वेलकम टू रिफॉर्म लर्निंग। हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे एनसीईआरटी साइकोलॉजी का, जिसका टाइटल है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। इसकी 4 वीडियोस हम कर चुके हैं। आज ये हमारी 5th वीडियो है, जिसका हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलर नोटेशन अबाउट साइकोलॉजी। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि साइकोलॉजी जो है वो हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट हम अपने डे टू डे लाइफ में की अगर हम बात करें तो हम सभी छोटे मोटे साइकोलॉजिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि हम ऑब्वियस कैसे करते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि भाई दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, ठीक है। या फिर हम किसी भी पार्टी में जा रहे हैं तो सबसे जो कॉमन सा काम हम क्या करते हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं तो लोगों को देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, ये ऐसे कपड़े पहन रखा है इसने, अच्छा वो वहाँ बैठा है, क्या बातें कर रहा होगा, बड़े अजीब अजीब मुंह बना के बातें कर रहा है, ज़रूर किसी का चुगली कर रहा होगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सारी जो चीज़ें हैं फ़नी हैं, बट ये सभी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो क्या कर रहे हैं हम? ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ऑब्ज़र्व करना यानी साइकोलॉजी में टेक्निक यूज़ की एक टेक्निक है ऑब्जर्वेशन। फिर उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम अपने दिमाग में उस इंसान को लेकर या उस सिचुएशन को लेकर एक कॉन्सेप्ट भी, एक थ्योरी भी डेवलप कर लेते हैं कि अच्छा ऐसे हो रहा होगा, या ये कहेगा, अब देखना ये ऐसे बिहेव करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम छोटे मोटे यानी कि साइकोलॉजिस्ट की तरह अपने डे टू डे लाइफ में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बिहेव करते ही हैं। तो अब साइकोलॉजी के बारे में एज ए डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग नोटेशंस हैं जो साइकोलॉजी में यूज़ की जाती हैं। अच्छा, ये नोटेशंस कैसे आई? क्या है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये कहना था कि इंसान का जो बिहेवियर है ना वो कॉमन सेंस पर बेस्ड है। कॉमन सेंस क्या चीज़ है? यूजुअली 5 सेंसेस होती हैं। आईज़, टेस्ट के लिए टंग, स्किन, नोज़ एंड ईयर्स, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन है। कॉमन सेंस एक 6th सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जो कि हर किसी में नहीं पाया जाता। और ये जो ऑर्गन है या फिर ये जो सेंस है, कॉमन सेंस जिसको हम बोलते हैं, ये माइंड में होती है। और माइंड में भी आप जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी सराउंडिंग को लेकर, कॉन्शियस यानी कि अंडरस्टैंड करता है, समझता है अपने आसपास की सराउंडिंग को, हर एक चीज़ को वो समझ रहा है, हर एक चीज़ से अवेयर है, तो क्या होता है, उसका कॉमन सेंस डेवलप होता है। तो साइकोलॉजिस्ट काफ़ी सारे ऐसे थे जो बोलते थे कि साइकोलॉजी जो है वो कॉमन सेंस पर भी बेस्ड है। जिसका एक एग्जांपल हमारी ये नोटेशन है जो कहती है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि कोई चीज़ जब तक हमारे सामने है हमें वो याद रहती है, और जब वो चीज़ हमारे आंखों से ओझल हो जाती है या कहीं और रख दी जाती है तो धीरे धीरे कुछ समय हमें याद रहती है, वो धीरे धीरे हम उसे भूल जाते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूले का चार्ट बना के अपने रूम में लगा लो कि जब भी आप रूम में एंटर करोगे, निकलोगे या रूम के बाहर से निकलोगे तो आपको दिखेगा तो याद रहेगा। वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हाँ, क्योंकि किताबों में तो लिखा ही रहता है, पर किताब हर वक्त थोड़ी ना आप खोलते हो, तो जब खुलेगी तब याद रहेगा, जब तक नहीं खुलेगा दोबारा वही चैप्टर वही पेज भूल जाओगे। लेकिन अगर चार्ट बना के लगा लिया तो नज़रें उस पर पड़ेंगी ही आपकी। तो ये वाला जो नोटेशन है वो यही बोलता है साइकोलॉजी में कि चीज़ें जो हैं जब तक हमारे सामने रहती हैं हमें वो याद रहती हैं, जैसे ही आँखों के से ओझल हो गई हम धीरे धीरे उसे भूल जाते हैं, ठीक है। एक और नोटेशन जो इस बात को प्रूव करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने दी वो क्या थी कि डिस्टेंस मेक द हर्ट ग्रो फॉन्डर। अब ये वाली जो नोटेशन थी वो क्या बोलती थी कि भाई दूरियां जो है ना वो दिलों को मिलाती हैं, ठीक है। कैसे? कि भाई आपका कोई दोस्त है या फैमिली मेम्बर है जो दूर चला गया, तो ऑब्वियसली दूर है, आप रोज़ उससे मिल नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आपके मन में उसके लिए जो अटैचमेंट है, जो बॉन्ड है, जो फीलिंग्स है वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, ठीक है। बट इसका एक अपोजिट सिनेरियो भी हो सकता है। अब भाई दूर चला गया, नहीं आप उससे मिल पा रहे, इतने में कोई दूसरा दोस्त मिल गया, आपको एक नया दोस्त बन गया, तो अब क्या है, धीरे धीरे उस पुराने वाले को भूल जाओगे, नए वाले के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी क्योंकि उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो ये दो नोटेशन जो है साइकोलॉजी में वो ये बोलती थी कि है ना, साइकोलॉजी जो है हमारी, जो बिहेवियर जो है हमारा वो कॉमन सेंस पे भी बेस्ड है।
जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, बट टोटली हम इसको अग्री नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ये कॉमन सेंस की जो बात कर रही हूँ मैं, कॉमन सेंस पे बेस्ड साइकोलॉजी है ना, ये तुक्के वाला सीन है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब सबके साथ थोड़ी ना ऐसा होता। अब जैसे इसमें 2 सिनेरियो निकल गए, ठीक है, तो इसीलिए ये वाली जो बात है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है साइकोलॉजी में। बट येस, कुछ कॉन्टेक्स्ट तक ये बात सही भी है कि साइकोलॉजी जो है यानी कि हमारा जो बिहेवियर जो है वो काफ़ी हद तक हमारे कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब एक जो कहते हैं एक फिजिशियन हैं जिनका नाम है कैरोल सुजन डुवेक, उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट करा साइकोलॉजी में। जो ये पॉपुलर जो नोटेशंस चल रही हैं इनसे रिलेटेड इस बात को प्रूव करने के लिए या फिर इसकी सत्यता जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या करा, एक्चुअली वो पहले तो ये बताती हूँ एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्यों करा, क्यों उनका ध्यान इसमें ज़्यादा हुआ। असल में क्या है कि डुवेक जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थी इस बात को लेकर कि बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे बड़ी जल्दी गिव अप कर जाते हैं जब उनके सामने थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है या फेलियर जब आता है तो लोग बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ उन्हें बड़ी परेशान करती थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या करा, 25 डेज़ तक एक स्टूडेंट का ग्रुप लिया, ठीक है, एक था ग्रुप ए और एक था ग्रुप बी। तो ग्रुप ए और बी को उन्होंने 25 डेज़ तक मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रेन करा। अब फ़र्क क्या था दोनों ग्रुप में? ग्रुप ए जो था उसको इजी क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, इजी क्वेश्चंस दिए जाते थे, ठीक है, और ग्रुप बी जो था उसका जो क्वेश्चन पेपर होता था ना वो मॉडरेट होता था, यानी उसमें इजी क्वेश्चंस भी होते थे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होते थे। अच्छा, अब ऐसा करने का रीज़न क्या था उनका? वो ये था कि यूजुअली कॉमनली ये बात बोली जाती है कि भाई अगर आप किसी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हो ना तो उसके लिए आप उसको क्या करो, पहले इजी चीज़ दो, फिर उससे थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन दो, फिर उससे डिफ़िकल्ट दो। तो जब एक एक स्टेप ऐसे करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चले जाएगा। क्योंकि अगर आप एकदम से उसको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में डाल दोगे, डिफ़िकल्ट सिचुएशन दे दोगे या कोई भी डिफ़िकल्ट गेम भी उसे एकदम से प्रोवाइड करा दोगे कि तुम ये खेलो, तो वो नहीं खेल पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा, और फेल हो जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़, ये जो कॉमन नोटेशन साइकोलॉजी में चलती थी, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यही वाला फॉर्मूला ग्रुप ए के बच्चों के साथ अप्लाई करा। ग्रुप ए के जो बच्चे हैं उन्हें कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन दिए गए। अब इजी क्वेश्चन थे तो एक एक क्वेश्चन वो सॉल्व करते, खुश हो जाते, भाई हमने तो कर दिया, फिर दूसरा सॉल्व करते, फिर खुश हो जाते, धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा था, ठीक है। अब आई ग्रुप बी की बारी। अब ग्रुप बी का जो क्वेश्चन पेपर था वो ईजी और डिफ़िकल्ट दोनों था। तो इजी क्वेश्चन तो कर लेते थे, लेकिन जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते थे, हो नहीं पाते थे, तो कॉन्फिडेंस टूटता था, तो वो गिव अप करते थे। पर यहाँ पर क्या था कि डुवेक ने ग्रुप बी के बच्चों को क्या करा, उन्हें समझाया कि भाई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गए हैं, बट एटलीस्ट तुम थोड़ा हार्डवर्क करो, हो जाएगा, ठीक है, हार्डवर्क करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा ये सॉल्व, ऐसी कोई बात नहीं है, ट्राई तो करो। तो क्या था, ऐसे बेचारे गिरते पड़ते वो लोग, उन्होंने 25 डेज़ की अपनी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करी। अब आफ्टर 25 दिन के बाद 26वें दिन डुवेक एक नया क्वेश्चन पेपर लेकर आए मैथमेटिक्स का, जिसमें वो प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं थे जो उन्होंने 25 दिनों तक करे। लेकिन इस बार एक डिफरेंस था कि इस बार ग्रुप ए और ग्रुप बी का क्वेश्चन पेपर सेम था, जो कि था मॉडरेट, इजी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन था। अब इन बेचारों को तो आदत ही थी ऐसी सिचुएशन से डील करने की, तो इनका तो कुछ बिगड़ा नहीं, ये तो वही इजी कर लिए, डिफ़िकल्ट आया तो अटेम्प्ट करते रहे, ठीक है। कंपैरेटिवली इन्होंने हार कम मानी। लेकिन जो ये थे, जो साहबजादे थे, जिन्हें इजी क्वेश्चंस करने की आदत थी, उनके सामने जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए तो उनका रिएक्शन ओले भाई हो गया था कि ये क्या हो गया भाई, ऐसा तो हमने किया ही नहीं था, ऐसा भी होता है, ये तो गलत बात है, चीटिंग हो गई। तो वो उन्होंने क्या करा, जैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया उन्होंने तो कहा जी हम तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये तो हमसे नहीं हो पाएंगे। तो
अपने इस एक्सपेरिमेंट में जो 25 दिन तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये प्रूफ करा कि भाई ये जो है ना एक कॉमन एक नोटेशन है कि भाई अगर आपको किसी का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करना है तो उसे पहले इजी दो, फिर उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल दो, फिर उससे डिफ़िकल्ट दो। इस तरीके से अगर आप कर रहे हो ना बच्चों के साथ अपने उनका माइंडसेट डेवलप करने के लिए, तो ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि जब तक उन्हें चैलेंजेस नहीं मिलेंगे ना, इजी चीज़ें आप उन्हें देते जाओगे, चैलेंज उन्हें करोगे ही नहीं, तो उनके अंदर चैलेंजेस को फेस करने की जो एबिलिटी है वो कभी डेवलप ही नहीं होगी। वो इजी सिचुएशन को ही करते रहेंगे, इजी, और अपने आप को तुर्रम खां समझते रहेंगे, ठीक है, जो कि गलत है। क्योंकि रियल लाइफ में सारी चीज़ें आपके सामने सिचुएशन इजी नहीं होती। जब आप रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, रियल लाइफ में आते हैं, तो चीज़ें आपको इजी नहीं मिलती, वो मिक्सचर मिलता है इजी और डिफ़िकल्ट का। तो ये बात उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में साबित करी, ठीक है। उसके बाद भी जैसे काफ़ी सारे कल्चर्स की अगर हम बात करें तो ये माना जाता है कि मेन जो होते हैं वे वीमेन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ज़्यादा बेटर ड्राइवर होते हैं। हालांकि रिसर्च में ऐसा प्रूव हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ जो तुम्हारी वो होती है ना पित्रात्मक सोच जो है, ये उसका एक नतीजा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेंस जो हैं वीमेन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या फिर वो अच्छे ड्राइवर होते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें गड़बड़ी या फिर गलतियों की लेवल्स की, तो वो दोनों जेंडर में होता है। कुछ मेंस बहुत बुरे ड्राइवर भी होते हैं, ठीक है, कुछ वीमेंस भी बुरी अच्छी ड्राइवर होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरीके की सिचुएशन दोनों जेंडर में पाई जाती है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जी ये जेंडर ज़्यादा सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है, या फिर ये मेल इंटेलिजेंट होते हैं, फीमेल उतनी इंटेलिजेंट नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये जो था, ये इसके अलावा एक और कॉमन नोटेशन हमारे सामने जो हमारी सोसाइटी में चलती है, वो क्या चलती है कि भाई अगर कोई बच्चा है उसको स्पीच देनी है, ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा बड़ी ऑडियंस में स्पीच देगा तो वो घबरा जाएगा, तो उसको ना पहले कम लोगों के सामने खड़ा करके उसको स्पीच दिलाओ ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। बट ये जो है ये अगेन वही वाली सिचुएशन है कि भाई तुम इजी मैथ के क्वेश्चन देते चले गए, उसका बिल्डअप हो गया, लेकिन जब उसके सामने डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई तो गड़बड़ मामला हो गया, ठीक है। तो वही वाली बात है, अगर ऑडियंस ज़्यादा होगी तो शुरुआत में ही उसे पता चलेगा कि भाई ऐसी सिचुएशन होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसका जो माइंडसेट है ना, उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। माइंडसेट अपने आप बिल्डअप जब हो जाएगा तो और दूसरी बेनिफिट क्या है कि ज़्यादा ऑडियंस होगी तो ज़्यादा सजेशन मिल पाएंगे, ज़्यादा एडवाइस मिल पाएगी, जिससे वो अपने आप को ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्रूव कर पाएगा। तो ये थी कुछ कॉमन नोटेशन साइकोलॉजी में जो यूज़ होती हैं, हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, एक आई होप आज की इसमें ना एक बात आपको समझ में आई होगी कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो नहीं होते, जो एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं और साइकोलॉजिस्ट सेम नहीं होते, और जो हाथ देखते हैं वो भी, और साइकाइट्रिक भी अलग होता है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिक, एस्ट्रोलॉजर या फिर जो हाथ देखते हैं, तांत्रिक, या फिर ये सब अलग होते हैं। इनका साइकोलॉजी से मतलब ये हम ये नहीं बोल सकते कि एस्ट्रोलॉजर है तो वो भी साइकोलॉजिस्ट है, ना, वो अलग चीज़ है। तो इस सब्जेक्ट के एंड तक आप ये बात अच्छे से समझ पाएंगे कि इन सब चीज़ों में डिफरेंस होता क्या है। तो आज का ये लेक्चर जो बड़ा मज़ेदार था, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। कल अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसका टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। थैंक यू।